नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम भारतीय संविधान के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए। इसका यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब आपका हाई कोर्ट हो गया और उच्चतम न्यायालय का मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन क्या आता है, इन चारों में से आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस को इत्मीनान से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसका जवाब दीजिएगा। इसमें से जो 4 में से कोई एक मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का जो संरक्षण होता है वह हाई कोर्ट के अधीन भी आता है और सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी आता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई भी पर्सन इंडिया का है, अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है और हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है और यह आपका हाई कोर्ट के अंतर्गत भी आता है इसका मामला, और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किस संविधान से लिए गए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मूल अधिकारों को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकारों को लिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा मूल अधिकारों के अलावा और भी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से ली हुई हैं, जैसे उद्देशिका का विचार हो गया। हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो उद्देशिका है, उसका जो विचार है, उद्देशिका का विचार भी हमने अमेरिका से लिया हुआ है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, आप याद रखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ली हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसको भी हमने संविधान मतलब कहाँ से लिया हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद है उसको भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक तो हो गया अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिया हुआ है। तो पहला तो आपका मूलभूत अधिकार हो गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हो गए। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। तीसरा आपका संविधान की सर्वोच्चता हो गई। चौथा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। पांचवा आपका उपराष्ट्रपति का पद हो गया। और छठा आपका हो गया उद्देशिका का विचार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो प्रावधान हैं, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया हुआ है, यूके से हमने क्या लिया हुआ है? तो आप याद रखिएगा, जो संसदीय सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, उसको हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। संसदीय प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया हुआ है। तथा द्विसदनात्मक जो व्यवस्था हमारे देश में चली आ रही है, द्विसदनात्मक व्यवस्था को भी हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो ब्रिटेन के। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, उसको भी हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा सोवियत संघ से हमने क्या लिया हुआ है? सोवियत संघ, रूस की यहाँ पे बात हो रही है। तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया हुआ है? तो आप याद रखिएगा, सोवियत संघ से हमने लिया हुआ है यहाँ पे मूल कर्तव्य आपका हो जाएगा सोवियत संघ। यहाँ पे आपकी किसकी बात हो रही है? तो जो पूर्व का यूएसएसआर था, जो वर्तमान में रसिया है, इससे हमने क्या लिया हुआ है? तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है, उसको हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है। इसके अलावा हमारी जो प्रस्तावना है, हमारे जो प्रियम्बल है,
हमारे प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों का जिक्र है उसको भी हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मूल अधिकारों से रिलेटेड यह प्रश्न था। तो यहाँ पे वर्तमान में हमारे संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। ये 6 प्रकार के मूल अधिकार आपके सामने लिखे गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और इसके बाद आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके बाद लास्ट वाला है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं। कौन से आर्टिकल से? तो लेके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। भाग कौन सा है? तो भाग आपका तीसरा भाग है। तो इसके बारे में आप देखिएगा। स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो है हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, परंतु जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस तरह से अब वर्तमान में हमारे देश में हमारे संविधान में टोटल जो है 6 ही मूल अधिकार हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैंने आपके सामने और लिखी हुई हैं, प्रस्तुत की हुई हैं। तो ये चीज़ तो कई बार एग्जाम पूछी गई है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 301 के अंतर्गत अब इसको रख दिया गया है। पहले यह आर्टिकल 31 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान कहा जाता है? किसको हम छोटा संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है आपको। तो इसको हम किसे मिनी संविधान कहते हैं? तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, आप याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके तहत जो है, इस संशोधन अधिनियम के तहत हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रावधान सम्मिलित किए गए थे, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान था मूल कर्तव्यों को। तो मूल कर्तव्यों का तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ही हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश यानी कि रिट का जिक्र है? और भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट की व्यवस्था है, आपसे पूछा जा रहा है रिट की कितनी प्रकार की रिट की व्यवस्था है? तो 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए। कितने प्रकार के रिट की व्यवस्था है? तो 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 5 रिट आपके सामने लिखी गई हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिनको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इसके बाद परमादेश यानी कि मैंडेबस हो जाएगा। और तीसरा आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन हो जाएगा। चौथा आपका उत्प्रेषण यानी कि सेट्योरी हो जाएगा। और 5वां आपका है अधिकार परीक्षा यानी कि क्यूओ वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, इनको आप याद रखिएगा। तथा सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। आप याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP हम जिसको बोलते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किस पार्ट में है, किस भाग में है? तो ये आपको मिलेंगे भाग 4 में। भाग 4 और अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद आपका 36 से 51, इसके मध्य आपको मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तथा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यह जो प्रावधान है, इसको हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो आयरलैंड के। आप याद देखिएगा, आयरलैंड के संविधान से जो है DPSP को सम्मिलित किया गया है हमारे संविधान में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो
भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 है और आयरलैंड के संविधान से इसको हमने लिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तथा जो डीपीएसपी है यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग होता है? जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ये निम्नलिखित में से किसके अभिन्न भाग होते हैं, अभिन्न हिस्से होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट हमारे हैं, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, ये संसद के सदस्य तो नहीं होते हैं। आप याद रखिएगा, एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, न तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, न तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी ये संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। फिर भी हमारी जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो ये एक चीज़ अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं हमारे देश के, ये किसके सदस्य होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, या विधानसभा के होते हैं, या विधान परिषद के होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं हमारे राष्ट्रपति। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, न तो लोकसभा के होते हैं, न तो राज्यसभा के होते हैं। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। परंतु हमारी जो संसद है, हमारी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इस कारण से राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। अब यह अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है? तो मान लीजिए कोई लॉ है और कोई कानून है, कोई बिल है, अगर कोई बिल लोकसभा से पारित हो गया, फिर जाएगा राज्यसभा के पास, जाएगा राज्यसभा के पास, यह जो बिल होता है जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जब बिल पर हस्ताक्षर करते हैं तभी यह कानून बन पाता है। इसी कारण से प्रेसिडेंट को हम अभिन्न अंग मानते हैं संसद का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो संसद के अभिन्न अंग होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। तो आप इसे याद रखिएगा। हमारी जो संसद है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त न्यायाधीश, मतलब वर्तमान यानी कि प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को आप छोड़ दीजिए, तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में? तो वर्तमान में जो है 33 न्यायाधीश हो सकते हैं। एक आपके हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हो गए, और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हो गए। तो इसे आपको पता होनी चाहिए, यानी कि 1 + 33 का इस समय जो है संख्या चल रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक हमारे क्या हो जाएंगे? तो एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल है वर्तमान में? त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में वर्तमान में क्या क्या शामिल है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक या पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। और जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 वाला, इसी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को जो है दिया गया था संवैधानिक दर्जा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या शामिल होता है? और इसमें ग्राम पंचायत आ जाएगी, ब्लॉक या पंचायत समिति आ जाएगी, और इसके अलावा जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होती है, और इसके बाद ब्लॉक या जिला स्तर पर आपकी पंचायत समिति होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मतलब ब्लॉक स्तर पर आपकी ब्लॉक या पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम का जो प्रस्ताव है किसने दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम का प्रस्ताव दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से जुड़ी कुछ समितियां जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, सारी समितियां यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले बनाई गई थी 1957 में। इसने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की। इसके बाद अशोक मेहता समिति बाद में 1977 में बनाई गई और इसने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था। इसके बाद जीवीके राव समिति बनती 1985 में और इसके बाद लक्ष्मी मल सिंघवी समिति बनती है 1986 में तथा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश करी थी। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव भी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने दिया था, जो 1986 में बनाई गई थी। तो ये चारों आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? और संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र है, जो ज्वाइंट सेशन है, इसको बुलाने का अधिकार किसके पास है? ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त सत्र बुलाने का जो अधिकार है यह किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र है, जिसको हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं, यह आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आर्टिकल आप याद देखिए, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक से जुड़ा हुआ आर्टिकल है आर्टिकल 108, और यह बुलाने का अधिकार किसको होते? राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन की बैठक को बुला सकता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति जी के पास है, परंतु इसकी जो अध्यक्षता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा स्पीकर न रहे उपस्थित, तो लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर उपाध्यक्ष भी लोकसभा का उपस्थित न हो तो राज्यसभा का उपसभापति जो है इस बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। परंतु अगर लोकसभा के स्पीकर उपस्थित न हो उस समय, तो उनके स्थान पर लोकसभा का उपाध्यक्ष ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कर सकता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा, आप याद रखिएगा, उपसभापति होगा, जो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वह ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, उच्चतम न्यायालय में जो है संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? और आपको बताना है इसका जवाब कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या 5 होनी चाहिए, यानी कि 5 न्यायाधीशों की बेंच कम से कम होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखनी है, न्यायाधीशों की संख्या जो है कम से कम 5 होनी चाहिए। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संविधान पीठ के नाम से भी जानते हैं। क्या बता सकते हैं कि वर्तमान समय में, यानी कि अब तक सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो संविधान पीठ है, वह किस केस के तहत बनाई गई थी और उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? आपको बताना है इसका जवाब। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उसकी जो है मतलब भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 इससे रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है भारतीय संविधान की आत्मा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी?
तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है किस आयोग या समिति की सिफारिश पर की गई? तो सरकारिया आयोग। आप याद देखिएगा, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जो है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सरकारिया आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है सरकारी आयोग के बारे में। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र सिंह सरकारिया थे और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, और जिनमें से एक थे बी शिवरमन और दूसरे थे आपके SR सेन। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा संविधान का जो अनुच्छेद 263 है, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आदेश पारित करके अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, जिसका मुख्य कार्य होगा केंद्र राज्य के आपसी विवादों का समाधान करना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अंतर्राज्यीय परिषद का मेन काम क्या होता है? केंद्र राज्य के बीच आपसी विवादों का समाधान करना। आर्टिकल 263 जो है और इससे रिलेटेड है, किससे? तो अंतर्राज्यीय परिषद से। तथा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है आर्टिकल 263 के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कौन सा जो है आपका संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका हो जाएगा। इसके तहत जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अनुच्छेद के द्वारा जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल जो आपका है आर्टिकल 21A, आप याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 21A है इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वह माना गया है मूल अधिकार। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21A, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% सही जवाब है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है आपसे पूछा जा रहा है। तो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप इसे याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह रिट जो है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि हैबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है? यह DPSP का आपका प्रश्न है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 51 जो है किसकी बात करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति जी के द्वारा ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत जारी किया जा सकता है? अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, और आपको एक तरफ विषय दिया गया है और एक तरफ भाग दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जवाब आपको देना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग और उनका विषय आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। संविधान के जो पार्ट हैं इनसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी कारण से इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो पंचायत जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायत आपको मिल जाएगी किस भाग में? तो भाग जो 9 है यह पंचायतों से रिलेटेड है। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है।
सहकारी समितियां आपको भाग 9B में मिल जाएंगी, दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। निर्वाचन आपको किस में मिलेगा, तो निर्वाचन आपको भाग 15 में मिलेगा, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है, भाग 14 नहीं भाग 15 में आपको निर्वाचन मिलेगा। इसके बाद आपात उपबंध आपको मिलेंगे भाग 18 में। तो इस प्रकार से इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। और पंचायतें आपको मिलेंगी भाग 9 में। भाग 9 में भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का जिक्र है। सहकारी समितियां आपको भाग 9B में मिल जाएंगी। इसके बाद आपका निर्वाचन भाग 15 में है, भाग 15 में आपका निर्वाचन है। और इसके बाद भाग 18 में आपका आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। इसके बाद एक तरफ आपको विषय दिया गया और एक तरफ अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है और कौन सा अनुसूची जो है इसमें गलत सुमेलित है। तो ये देख लेते हैं भाषाएं जो है किस अनुसूची में आपको मिलेंगी, किस शेड्यूल में। तो आठवीं जो हमारी अनुसूची है उसमें आपको भाषाएं मिल जाएंगी। तो ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया, भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में है। भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में बिल्कुल सही दिया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन आपको मिल जाएगा 4थी अनुसूची में, तो आपका दूसरा वाला भी सही दिया गया है। शपथ और प्रतिज्ञान, जितने भी भारत सरकार के पदाधिकारी हैं पदाधिकारी हैं उनके लिए शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है आपको मिल जाएगा 3री अनुसूची में। तो यहाँ पे गलत दिया गया, पहली नहीं यहाँ पे होगा, 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान आपको मिलेगा। इसके बाद दल बदल विरोधी कानून आपका जो प्रावधान है आपको मिल जाएगा 10वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार से तीसरा वाला आपका सुमेलित नहीं था, तो आप इसे याद रखिएगा। शपथ या प्रतिज्ञान आपको मिलेगा किसमें, तो शपथ या प्रतिज्ञान आपको मिलेगा 3री अनुसूची में। तथा 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है, शपथ या प्रतिज्ञान 3री अनुसूची में है और दल बदल विरोधी कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। तो इस प्रकार से पार्ट 1 जो हमारा था इंपॉर्टेंट MCQs का वो हमने कंप्लीट कर लिया है और इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।